दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ है जेड के फैज़ान साहब। बहुत बहुत खैर मकदम आपका। शुक्रिया फैज़ान भाई। फैज़ान भाई, आप जैसे देख रहे हैं पूरे धर्म संसदों का, जिसको मैं अधर्म संसद कहता हूँ, खुलेआम हो रही हैं। अभी आप देखिए इलाहाबाद जिसका नाम बदल दिया उन्होंने, प्रयागराज कर दिया, वहाँ पे भी हुई है। और वहाँ कुछ दो जूते आगे बढ़ गई। पहले तो ये नहीं कह रहे थे, लेकिन अब उन्होंने तो कह दिया कि रोको, टोको और ठोको। जो मोदी योगी जी की भाषा वो बोलने लगे। अब क्लियर होगा कि योगी जी की भाषा बोले। और जैसे जैसे चुनाव यूपी के करीब आ रहे हैं, ये चीज़ बहुत बढ़ती चली जा रही है। तो अब आप बताइए कि इस तरीके से सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, मुसलमान खामोश बैठा हुआ है, कुछ नहीं, उस पर रिएक्शन दे रहा, आप जैसे नेता भी कुछ नहीं। देखिए ऐसा नहीं साहब, मैं बताऊँ, मुसलमान खामोश नहीं बैठा है। मैंने पहले भी ये बात की, मैं कह रहा हूँ कि मुसलमान बहुत ही अक्लमंदी का सबूत कहिए दे रहा है। और वो बिल्कुल मैं तो कहता हूँ कि जैसे आज मैंने देखा कि धर्म संसद की खबरें, इस तरह की जो खबर आती है, तो हमारे यहाँ उर्दू अखबारात में, उर्दू अखबार जाहिर चीज़ 95% 8% मुसलमान ही पढ़ता है। उसमें वो फ्रंट हेडलाइन बनती है, जो बैनर न्यूज़ कहलाती है आपके यहाँ, समझा आपने। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि इसको, इस तरह की खबरों को, खबरें तो दी जानी चाहिए, आनी भी चाहिए लोगों की नॉलेज में, और सोशल मीडिया वगैरह तो कवरी कर रहे हैं। कम से कम अखबारात जो हैं इसको थर्ड फोर्थ खबर बना करके, जो ठीक है नेशनल न्यूज़ तो ये है ही है, उसको उस पेज पर देने की 2-3 लाइन की खबर दे दें, 2-3 कॉलम की, बिल्कुल सेंसेशनल वे में देने पर कोई मेरा उसका मतलब नहीं है। एक मुहावरा है कि कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी गुजर जाता है। तो मुसलमानों को हाथी का बनने का सबूत देना चाहिए। और मैं इस बात पे बड़ा मुतमईन हूँ कि मुसलमान कम से कम इस पे उस तरह से रिएक्ट नहीं कर रहा है जिस तरह से लोग एक्सपेक्ट करते हैं, और बल्कि उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए ही ये सब बातें कही जा रही हैं। जाहिर चीज़ है जो वो कह रहे हैं, आपको कहने का मतलब कि मुसलमान मुस्तैल होकर कहीं दंगे फसाद शुरू हो जाए, वो मुस्तैल हो ताकि दंगे फसाद करने का इनको बहाना मिले, वो सब चीज़ें। तो मुसलमान मुस्तैल नहीं हो रहा है, ये तो इट्स ए गुड साइन फॉर आई एम कंसर्न। अब देखिए मौलाना तौकीर रज़ा ने वहाँ एक इकट्ठा करके कहा था, तो बहुत ही पॉजिटिव अंदाज में, मैं उसको बड़ा उस पर वेला मचा, तो खाम खाई तो घसीटते रहते हैं उसके अंदर, लेकिन उन्होंने, मौलाना ने बहुत पॉजिटिव अंदाज में वहाँ इकट्ठा किया, लोगों को अपनी बात कही और कहा कि भाई देखिए, अच्छा मौलाना ने क्या कहा, मौलाना ने कहा कि भाई ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा तो बड़ा मामला गड़बड़ हो जाएगा। उसी लिए बात को लेकर उछल गए। मौलाना ने तो बड़ी अच्छी तकरीर की थी, रोका था उसमें कोई। तो ये मैं समझता हूँ कि मुसलमान बिल्कुल उसका सबूत दे रहा है। देखिए ये धर्म संसद वगैरह का जो मामला है ना, अभी हरिद्वार में उन्होंने इस तरह के तमाशा किया और उस तरह की बातें कहीं, जिसे बहरहाल कुछ कॉग्निजेंस लिया गया है और मैटर अदालत में पेंडिंग है। ज़ाती तौर पर लोगों ने FIR की हैं, जो मैं अक्सर कहता रहा हूँ। तो उसमें कई लोग, 2-3 लोग कम से कम अंदर हैं। एक तो वो बदमाश जो नहीं वो त्यागी महाराज जो है ना, वो त्यागी महाराज जो हैं, उनकी अहमियत जब तक थी जब वो रिजवी। अच्छा मैं बता दूं आपसे, मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन ये बीजेपी की सरकार इधर उधर से आउट हो गया नहीं साहब ना, ये लौट करके जो है ना, फिर वो रिजवी नजर आएगा, वो कहेगा कि हमने तौबा कर दी। मैं जब चुनाव लड़ने के लिए गया, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। 1980 में जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ने आजमगढ़ पहुँचा, तो वहाँ पर हमको एक मिले एक साहब जो हमारे इलेक्शन में काफ़ी एक्टिव थे, और जाहिर चीज़ है उन्होंने दावतें भी दी। तो उनका नाम तारिफ हसन था। तो मुझे पता चला कि ये तारिफ हसन साहब जो है बजरंग बली हैं। अच्छा, हाँ। और फिर वो तारिफ हसन साहब से हमारे ताल्लुकात भी इलेक्शन में एक्टिव थे भाई, ठीक है। उन्होंने बजरंग बली थे, तारिफ हसन हो गए, वो हमसे यहाँ आए, सुप्रीम कोर्ट वगैरह में कई मरतबा मुलाकात रही। अच्छे इंसान है, बढ़िया इंसान है, वो तो एक अलग मसला हो गया। तो उन्होंने एक बड़ा शानदार कॉलेज वगैरह कायम किया। 80 में वो तारिफ हसन हो गए थे, दुबई सऊदीया चमका हुआ था, जाहिर चीज़ है क्यों हुए आप समझ सकते हैं। और उसके बाद वो कॉलेज ने बड़ा फ्लोरिश किया। बाद में मैं 1991 में चुनाव लड़ा, और जब वो गया तो कुछ दिनों के बाद जब मैं गया तो पता चला कि वो, मैंने पूछा भाई उनका क्या हाल चाल है, ज़रा सा मुलाकात, तो पता ही चला कि साहब वो डिसूजा हैं आजकल। समझा। और अभी मैं गया था, नहीं पार्टी जीतती, नो, अभी जब मैं गया था कुछ दिनों पहले, तो मैंने पूछा कि भाई वो डिसूजा का क्या हाल है। सामने कहा कौन डिसूजा, मैंने कहा तारिफ हसन साहब। कहेंगे वो बजरंग बली हैं आजकल। अच्छा, फिर हो गया वापस। तो ये जो है ना,
ये लौट करके वहीं आएगा। खैर चलिए उस पर उसकी बात मैं नहीं करता। तो वो अंदर है, यति नरसिंहानंद जो है अंदर है, और तुम्हारा कोर्ट ने इनकी देखिए अल्टीमेटली अनिल साहब कहीं ना कहीं जो सिस्टम है, या तो आपके अंदर को ताकत हो, और अवामी इनकलाब कभी कभी दुनिया की में आता है, समझा आपने, और वो सारे नक्शे और सारे कॉन्स्टिट्यूशन को किनारे रख करके नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, सब कुछ नया मुल्क बनाते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। नहीं तो जो सिस्टम है उस सिस्टम में ही रह करके आपको लड़ना है। तो अदालतें जो हैं बहरहाल कहीं ना कहीं इस पे जिसको कहते हैं अंकुश वो लगा रही हैं कहीं ना कहीं राइडर। तो वो देखिए वहाँ पर जैसे अभी एक इनकी धर्म संसद हुई थी वहाँ हरिद्वार में, उससे पहले वहाँ मध्य प्रदेश में, वहाँ सॉरी छत्तीसगढ़ में हुई थी, रायपुर में। तो वहाँ पर भी वहाँ भी अब जो बॉम्बे ले गए थे उनको अरेस्ट करके बॉम्बे कोर्ट ने शायद बेल ग्रांट कर दी है, हो सकता है उसके खिलाफ हाई कोर्ट में जाएं कैंसिलेशन के लिए। कई जगह और हाँ, लेकिन एक उससे पहले अभी रायपुर में तो है ही हैं और कई जगह पर हैं, यहाँ से वहाँ घूमते रहें। इसीलिए तो मैं कहता हूँ ना कि जगह जगह पूरे मुल्क में करना चाहिए, क्योंकि इसका कादा फैक्शन जो है पूरे मुल्क में राइज करता है। अब जो तमाशा इन्होंने किया है, रोको क्या है और ठोको आखिर में कह दिया। हाँ। ये ठोको लफ्ज़ जो किसने इस्तेमाल किया था? योगी ने। तो ये जो सरकार है इसका खात्मा अभी आप पूछेंगे कि खात्मा तो ज़िंदगी में देखिए मसाइल तो हमेशा कभी हल नहीं होते, शैतान कभी खत्म नहीं होता। हाँ, हमेशा कभी भी। तो इसलिए इससे इसको फेस करना है, झेलना है, और इसमें रहना इसी सिस्टम के अंदर, और क्या कहते हैं इससे का मुकाबला करना है। तो ये सीधी सीधी बात है, समझा आपने, ये है मामला। लेकिन आपने जो बात कही कि अब जो मुस्लिम लीडरशिप है, चाहे वो बरेली के लोग हों चाहे देवबंद के लोग हों, बड़े बैलेंस बयान दे रहे हैं, कोई इसमें बहुत। तो उसके बारे में क्या है? मैंने देखा कि आम, ये तो लीडर्स है ना, आम मुसलमान भी जो है क्या कहते हैं ही इज फीलिंग कंसर्न अबाउट इट, होना भी चाहिए, तशवीश होनी चाहिए। जो तमाशा हो रहा है कि मुल्क किस तरफ जा रहा है, समझा आपने। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि हमसे ज़्यादा जिम्मेदारी हमारे बिरादरान वतन की है कि मुल्क कहाँ जा रहा है। ये तमाम चीज़ें जो है मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रही हैं। जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, मैं इस पे बिल्कुल मुतमईन हूँ कि मुसलमान बिल्कुल इस पर रिएक्ट नहीं कर रहा, अच्छा कर रहा है, और मैं इस बात पे मुतमईन हूँ इससे ज़्यादा कि ये खाली भोंक रहे हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, समझा आपने। भोंकने वाले लेकिन एक माहौल तो बिगाड़ के जा रहे हैं, माहौल बिगाड़ रहे हैं। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि माहौल बिगाड़ करके मुल्क को किधर ले जा रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी, मुल्क जब इस तरह के रास्ते पर चलता है, तबाह बर्बाद होता है, तबाही बर्बादी की तरफ जाता है, हमसे ज़्यादा जिम्मेदारी हमारे बिरादरान वतन की है, समझा आपने। और वो भारत कुछ लोग बोल रहे हैं। इसमें देखिए कि साहब आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं, बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। तो खामोश बैठे रहेंगे तो ओहो, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? वो बिल्कुल, अरे भाई उनकी शह पे ही सब हो रहा है, उनकी शह पे हो रहा है। इलेक्शन आ गया है तो माहौल को ख़राब करने के लिए और ज़्यादा उन्होंने शह दे रखी है। इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा तो ये चीज़ें चलेंगी, लेकिन कम चलेंगी। वो भी जानते हैं ना कि वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, समझा आपने। 20 करोड़ का क्या बिगाड़ेंगे? उनको, वो बेवकूफ़ थोड़े हैं, उनको भी कुछ पता है। माहौल को ख़राब करना है, माहौल की को ख़राब करके अपना वोट की पॉलिटिक्स हो रही है, अपनी लीडरी चमक रही है। जो छोटे भैये हैं वो चंदे इकट्ठा कर रहे हैं, बड़े भैये बड़ा चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, अपना आराम आशाइश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, नाते पोती बेटों सबके लिए ज़मीनें खरीद रहे हैं। ये सब बेनामी ट्रांजेक्शन, सब ये सब मामला वही धंधा है भाई। त्यागी जी का क्या होगा आगे चल के? वो लौट आएंगे। वो मैंने कहा ना कि बजरंग बली और तारीफ हसन और डिसूजा, फिर बजरंग बली, ये लौटेगा फिर तोबा करेगा। मैं बता रहा हूँ आपको, समझा आपने। ये है यानी वहाँ जाके राम मंदिर में जाके धर्म परिवर्तन किया था, अब वो यहाँ आके कहेगा भैया अब मेरी समझ में आया, तौबा तौबा तौबा, समझा आपने। और ये ऐसा करेगा कि जूता लेके अपने आप मुंह पर मारेगा, समझा, खुद ही, जैसे वो नाटक करता है जैसा वो नाटक करता है, बहुत बड़ा नाटकबाज है, समझा आपने, वो करेगा। लेकिन आप ये बताइए, आपसे आखिरी सवाल मैं करता हूँ कि इसका असर क्या पड़ेगा? जैसे कच्चे जहन जो होते हैं उन पर तो असर पड़ेगा। ये बिल्कुल आपने बुनियादी सवाल किया अनिस साहब। इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। जो आने वाली जनरेशन है ना,
इन तमाम चीज़ों का वो जो है बुरा असर उसके ऊपर पड़ रहा है। और इस बात को मैं महसूस करता हूँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, जब नौजवानों की बातें मैं सुनता हूँ या उनके रिएक्शंस देखता हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि जो यंगर जनरेशन है हमारे हिंदू भाइयों की, समझा आपने, उनके ऊपर बहुत गलत असर पड़ रहा है और वही चीज़ें बाद में मुल्क को तबाही की तरफ ले जाएंगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसका रुकना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये सरकार इसको रोकेगी नहीं, तो मुझे इस पर कोई ताज्जुब नहीं था। हाँ, ये कब रुकेगा तो ज़ीरो तो कभी कोई चीज़ नहीं होती, नहीं, अब जो बढ़ गई। लेकिन जब ये सरकार आउट होगी ना, मरकज़ में भी आउट होगी, स्टेट में भी आउट होगी, तब इनका ये सब चीज़ें रुकने की तरफ आगे बढ़ेगी। लेट अस होप कि अगर मरकज़ में लेट अस होप। लेकिन आप तो यूपी घूमते रहते हैं जी, हर जगह घूमते हैं, अब क्या लग रहा है इस चुनाव में, क्या होगा इसका, इन सब के बावजूद क्या होगा? अब देखिए आगे देखिए, होता है कि हम तो समझते हैं कि इसको जाना चाहिए, सरकार को जाने नहीं चाहिए। आप पॉलिटिकल वो एनालिस्ट होकर बताइए कि जाएगी कि नहीं जाएगी। नहीं, ये इनको बड़ा उसका मुकाबला करना पड़ रहा है, इसीलिए जो है ये तमाम का तमाम तमाशा कर रहे हैं, बल्कि उसको और कम्युनलाइज करने की जाने कोई उसके पास कोई चारा नहीं है इसके अलावा, समझा आपने। धर्म संसद वगैरह सब उसी का हिस्सा है, यानी सब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेट अस होप फॉर द बेस्ट एंड ट्राई फॉर द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया, कि आपने वक्त दिया बहुत तेज उसमें। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं, बहुत शुक्रिया। अगले अंक में फिर एसजेड के फैजान साहब के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।